कह सकते हो माइक्रो एम्पियर जिस समय नाम रखा गया था ऑब्वियसली यही सोच के रखा गया था, बट आज के समय में इसको जनरेट नहीं होते क्योंकि आज के समय में बहुत सारे वेरिएशन हैं, तो नाउ यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू माइक्रो एम्पियर। तो 1968 में एक्चुअल ये 741 है, जो आज के समय में भी यूज होता है ना, ये 68 का मॉडल है, इट इज नॉट 63 मॉडल। उसके बाद तो बहुत तेजी से चेंज आया, जैसे पहले जो ये ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, पहले जो है और वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब से हम ट्रांजिस्टर की तरफ आ रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर यहाँ तक वैक्यूम ट्यूब है, इसके बीच में बहुत सारे ईयर मैंने लिखे नहीं। फिर ट्रांजिस्टर्स तक 741 बनाया हमने। अब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो हमने पढ़ा था, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इससे फिर एडवांस वर्जन आया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का, ड्रेन सोर्स गेट ना, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स उसके भी बहुत सारे वर्जन आए। तो आज के समय में जो ज़्यादा यूजफुल है वो फेट का मॉसफेट वर्जन है, सीमोस का जो यूज करते हैं। तो फेट में जेफेट का स्टार्टिंग में जेफेट मॉडल आया था, 70 में आ गया था वो जेफेट का। पूरा पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें समझना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट कैसे काम करता है, कैसे आप नए रिसर्च करते हो या नई इन्वेंशन करते हो, चीज़ें कैसे इम्प्रूव होती जाती हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उससे नया मॉडल कैसे डिजाइन करते हैं। जैसे अभी मैं बोलूँ तो ओपैम्प में रिसर्च करने के लिए कुछ खास दिन नहीं रहा, इतना डेवलप हो गया, बट स्टिल पीपल आर डूइंग रिसर्च इन ओपैम्प। वो क्या कर रहे हैं, ओपैम्प के अलग अलग वर्जन डिजाइन कर रहे हैं, बेसिक मैकेनिज्म सेम है पर कंपोनेंट चेंज करते जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके एप्लीकेशन बदलते जा रहे हैं। तो इतनी कहानी, इतना हिस्ट्री सुनाने का पर्पज यही था कि आप मास्टर्स में आ चुके हो, इसके बाद आपको रिसर्च करनी है, यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू गेट अ न्यू आइडिया एंड अप्लाई। ओके, तो अब हम आ जाते हैं इसका, जैसे मैंने 18 सर्किट की बात की, इसके आप लोग जल्दी से सर्च कर सकते हो क्या, डिप 8 पिन डिप ऑफ म्यू A741। 8 पिन तो कहते हैं वो भी मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, डुअल इन लाइन प्लास्टिक फुल फॉर्म होता है, प्लास्टिक पैकेज होता है 744। हाँ, डुअल इन लाइन पैकेज, हाँ डिप पैकेज जो बोलते हैं ना, तो वो बेसिकली डुअल इन लाइन प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक में कवर किया जाता है। मेटेलिक वर्जन इज ऑल्सो देयर बट डिप इज मोर पॉपुलर, वो हम आसानी से पकड़ सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी एक ईमेल ओपन कर सकते हो, यस इट्स राइट। तो इसका पहले मैं सिंबल, यस, तो इस टाइप का जो डिजाइन है ये मार्केट में आपको मिलता है, ये वाला जो डिजाइन है आप खरीदने जाओगे जब इलेक्ट्रॉनिक्स आईसी इस टाइप से दिखेगा, आपको पता नहीं कि इसके अंदर क्या कैसे है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है उसको पता होता है। तो इसमें आप 4 पिन इस साइड देख रहे हो, सिंगल 4 पिन सा दिया जाता है। ओके, इसमें देखो लिखा भी है, मॉडल नेम लिखा रहता है। तो आप कैसे कंपोनेंट आइडेंटिफाई करोगे मार्केट में जाके, वो देखने के लिए आपको पहले नेट पे ऐसी चीजें देखनी है। तो आपने देखा उसका पिक्चर एक अर्कज ने ओपन किया है, तो सबसे पहले मैं इसका सिंबल ड्रॉ कर दूं, नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। इसका सिंबल बहुत आसान है, एक एरो का सिंबल होता है, ये आउटपुट टर्मिनल है, VO लिख देते हैं यहाँ, ये इनपुट के 2 टर्मिनल होते हैं। तो डबल एंडेड इनपुट, सिंगल एंडेड आउटपुट ओपैम्प के लिए सबसे आसान है, ध्यान रखना। सपोज दिस इज V1, दिस इज V2, सपोज दिस टर्मिनल इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव टर्मिनल। ओपैम्प का जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है वो वोल्टेज गेन एम्पलीफायर है। तो वोल्टेज गेन ओपैम्प इज द मोस्ट पॉपुलर, बट देयर इज आल्सो अ मॉडल ऑफ करंट गेन एम्पलीफायर।
तो ओपैम्प के दो वर्जन आते हैं, पॉपुलर वर्जन, मतलब ऐसे तो हर वर्जन के अंदर ढेर सारे मॉडल हैं, बट मेन जो ब्रॉड कैटेगरी है दो टाइप की है, वोल्टेज गेन, करंट गेन। वोल्टेज गेन इज द मोस्ट यूज, करंट गेन कम यूज होता है, दे आर लिमिटेशंस। ओके, तो अब आपको गेन चाहिए। अगर मैं यहाँ कुछ इनपुट दूं और यहाँ पे गेन मिलने लगे तो वायलेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इट विल बी अ वायलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ना। वोल्टेज मीन्स एनर्जी, बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अगर आप डायरेक्ट वोल्टेज गेन ले रहे हो तो इट विल बी वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वो गेन कहाँ से आता है, दिस गेन कम्स फ्रॉम द पावर सप्लाई। ओके, तो पावर सप्लाई के दो इनपुट आपको दिखाने पड़ते हैं। ये VS प्लस इनपुट है एंड दिस इज VS माइनस। कई बार इसको ग्राउंड करके दिखाना है माइनस पर। तो टोटल 5 टर्मिनल मैंने दिखाया आपके ओपन। ओके, सो दिस इज द सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ, बहुत सिंपल याद रखना है। अब इस पिक्चर को देखते तो लग रहा है कि ओपन तो बड़ा आसान है, जब आप, अब इसको मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज एन IC, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल का नाम क्यों पड़ा वो भी मैं बताता हूँ आपको, बिकॉज इट कैन बी यूज टू डू मेनी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यू कैन डू। इसकी वजह से ही कंप्यूटर बना, नहीं तो ये सारे CPU में जो ऑपरेशन आप करते हो करता कौन है, लॉजिक गेट। लॉजिक के लिए खाली विंडो देता है, ऑपरेशन करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होती है ना। सो दिस कैन डू मल्टीपल ऑपरेशंस, दैट्स व्हाई द नेम ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो इट इज नॉट ओनली एम्पलीफाइंग द वोल्टेज बट इट इज यूज्ड टू डू मल्टीपल ऑपरेशंस आल्सो। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इसलिए इसका नाम रैगेजिनी ने शायद दिया था 1947 में, द फादर ऑफ ओपैम्प। उनकी स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था, बट वो नाम इसलिए हिडन हो जाता है कि टीचर का नाम आ जाता है। तो रैगेजिनी ने ये नाम दिया था 47 में, वी कैन यूज दिस मेथड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर रहे हैं हम ऑपरेशन करने के लिए, मैथमेटिक्स कर रहे हैं। इट इज समथिंग वेरी शॉकिंग एक्चुअली, फॉर दैट टाइम इट वाज बिगर। इसका यूज करके अमेरिका ने इतनी तेजी से ग्रो किया ना, स्पेस मिशन हर जगह रशिया को उसने पीछे छोड़ दिया था। 61 आते आते ही वाज द पावर। तो हाँ, अब मैं इसके म्यूएफ 741 का जो एक्चुअल डायग्राम है उसकी बात कर रहा था। उस डायग्राम को एक तो हमने देखा बिल्कुल काला सा ब्लैक बॉक्स जैसा होता है, उसके 4 पिन एक साइड, 4 पिन दूसरी साइड। तो जब आप मार्केट में देखने जाते हो तो कुछ इस टाइप का एक ब्लैक बॉक्स रहता है। इस टाइप से होते हैं ये, इसके जो कनेक्टर्स होते हैं ये बेंड होते हैं। तो अभी जैसे इसने पिक्चर का ये तो अब ऐसे देख के कुछ नहीं जान सकते इसके अंदर सर्किट क्या है। तो देयर आर 2 वेज टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इसको इधर से नेमिंग कर रहा हूँ ये सारे पिन्स को, ये 8 पिन है, 4 पिन दिस साइड, 4 पिन दिस साइड, तो 8 पिन IC है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का 8 पिन IC है। हमने किसके लिए चेक किया, अभी तो म्यूए नहीं बोलते, इसको सिंपली 741 बोला जाता है। अगर मार्केट में देखने जाओगे तो बहुत कम जगह म्यूए लिखा मिलेगा, 741 लिखा मिलेगा। तो अब अगर मैं इसको 1 2 3 4 इधर से नेमिंग करता हूं तो 5 6 7 8 ऐसे जाता है नेमिंग, या वैसे वैसा नीचे से स्टार्ट कर सकते हो, और नीचे से करोगे 4 ऊपर 5 6 7 8 चेंज। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर अपने तरीके से भी नेमिंग कर देते हैं, पर वो मैन्युफैक्चरर की जो बुकलेट आती है उसमें आपको कंफर्म करना होता है। यूजुअली द ट्रेंड है जहां खत्म होता है उसी से दूसरा शुरू कर देते हैं। और मैन्युफैक्चरर ऐसा भी कर सकता है 1 2 3 4 5 6 7 वो
उसकी बुकलेट आती है हर आप इंस्ट्रूमेंट जो भी परचेज करते हो उसके साथ जो भी आता है इंफॉर्मेशन ब्रोशर वो पढ़ना है आपको। पता चला आपने कुछ स्टैंडर्ड मेमोराइज कर रखा है, उसने कुछ और मेथड अप्लाई किया होगा, तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसका मेटेलिक वर्जन भी है। मेटेलिक वर्जन ज़्यादातर सर्कुलर बनाए जाते हैं और प्लास्टिक वर्जन DRP, जैसे मैंने बोला, DRP का फुल फॉर्म क्या है? ये DRP मॉडल है ना। आपको जानना चाहिए ये सारे नाम। डुअल इन लाइन प्लास्टिक, तो इसको 18 DRP आप 741 बोलते हो आप लोग। तो डुअल इन लाइन, 4 एक लाइन में, 4 दूसरी लाइन, डुअल एग्जैक्टली। अब इसमें आप देखोगे तो अगर आपने वो पिक्चर ओपन की है नेट पे तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट टर्मिनल, फर्स्ट पिन जो है, फिफ्थ पिन और 8th पिन, ये तीनों का कोई कनेक्शन नहीं है। फर्स्ट, फिफ्थ और 8th ये कनेक्टेड नहीं है। तो ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है सर, पूछा जाता है कि फिर ये पिन है क्यों। सबने ये पिक्चर ओपन किया है 741 का, तो आप कनेक्शन देखो, आपको 2 और 3 इनपुट टर्मिनल मिल रहे हैं। 2 और 3 इनपुट टर्मिनल फॉर वी इन, जहां से हम मेन इनपुट दे रहे हैं। पावर सप्लाई कहां कहां मिल रही है आपको? 4 and 7, 4 और 7 पे पावर सप्लाई है, तो ध्यान रखना 7 और 4 पावर सप्लाई है। 7 पॉजिटिव है नेगेटिव है? 7 पॉजिटिव है, इसलिए हम पहले बोलते हैं 7, फिर नेगेटिव कंपोनेंट बोलते हैं 4। तो 7 4 1 में जो 7 और 4 नाम है वो किस लिए है वो समझना है। 7th पिन इज पॉजिटिव सप्लाई, 4th पिन इज नेगेटिव सप्लाई। यही तो रीजन है 7 पॉजिटिव सप्लाई, क्योंकि अक्सर हम गलती क्या करते हैं, वी इन की जगह पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं और पूरा सर्किट ब्लास्ट कर जाता है, आपका ओपन चल जाएगा। एक छोटी सी आईसी है, आपका एक रॉन्ग कनेक्शन पूरे आईसी को चला देगा। और ये मोनोलिथिक आईसी में एक कंपोनेंट भी गया ना, पूरा आईसी खराब हो जाएगा। आपने एक सिंगल रजिस्टर भी चला दिया उसका ना, तो इट इज मेड ऑफ सपोज 100 कंपोनेंट्स, हो सकता है 70 ट्रांजिस्टर हो, 20 रजिस्टर्स हो, 10 कैपेसिटर्स हो, एक कैपेसिटर बस जला दो, पूरी आईसी आपको फिनिश हो जाएगी। क्योंकि दीज आर मोनोलिथिक सेटअप, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक कनेक्शन गया ना, पूरी आईसी काम करना बंद कर देगी। ओके, तो अभी आपको ये पता है कि 7 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वी सप्लाई Vs प्लस, 4 इज Vs माइनस। अब इसको इन्वर्टिंग मोड पॉपुलर मोड है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक लूप जो है वो स्टेबिलिटी देता है। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे है ये सब। आप सबने पहले शायद कभी पढ़ा सुना होगा नेगेटिव फीडबैक लूप, ये सब वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल फॉर ओपैम्प, क्योंकि ओपैम्प ही आईसी की मदर है, ऐसा बोल सकते हो। पूरा आईसी का जो कंसेप्ट है ओपैम्प से आया है। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव दिया जाता है वी इन वाले, ये सपोज V1 है, ये V2 है, इससे कंपेयर करो इस डायग्राम से। अब इसको अंदर यहाँ हम दिखा सकते हैं आराम से। अब मुझे दिखाना है आउटपुट, मैंने थोड़ा दूर कर दिया इसको, ऐसे दिखा सकते हो। ये हो गया हमारा V आउटपुट, ये दो हो गए V1 और V1 V2, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं V in। V1 माइनस V2 इज, सॉरी V2 माइनस V1 होना चाहिए, ये प्लस है ये माइनस है। इनके टर्मिनल में दोबारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जस्ट आप अभी तो डायग्राम ड्रॉ कर लो। मैंने सप्लाई दिखा दिया आपको, Vs प्लस से करंट आ रही है इसमें, मतलब वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ से अर्थिंग कर रहे हैं। तो आप अच्छा डायग्राम देख लो, आपको इंटरनेट पे बढ़िया खूबसूरत से डायग्राम मिल जाएगा। जो मैंने ड्रॉ किया है रफ जैसा है, जस्ट टू एक्सप्लेन द
internal structure of this black box. अब again this arrow version का जो ये triangle है, it is again a black box. इसका actual circuit diagram आपको देखना है. बताइए. 1, 8 and 5 का क्या था? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. मैं बताना भूल गया था. ये इसको मैं 3 and 2 5 पिन बना सकता था. तो फिर मैंने इसको 8 पिन ही क्यों बनाया? फर्स्ट थिंग 8 पिन and 7 पिन and 14 पिन. These are 3 designs जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड में यूज होती है. आज के समय में ज़्यादा हाँ ऐसे तो भी 34, 64 के भी मिलते हैं, पर मैं थोड़ी पुरानी की बात करूँ तो 8, 7, 8 और 14 ये 3 बड़े पॉपुलर हुआ करते थे. पहली चीज. दूसरी चीज तो एक कंपोनेंट दूसरे को रिप्लेस कर सकता था. मैंने यहाँ से एक आईसी निकाली, दूसरा फिट कर सकता था, क्योंकि वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बने रहते थे. तो एग्जैक्टली फिट करना, जैसे हम बोलते हैं ना HDMI केबल HDMI पोर्ट पे ही लगेगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली उसको मैच कर रहा होता है ना, उसके पिन्स उसको मैच कर रहे होते हैं. तो पहला रीजन ये था. दूसरा रीजन ये था कि हमारे ओपैम्प में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, इसके कैरेक्टरिस्टिक जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऑफसेट वोल्टेजेस की जरूरत पड़ती है. ऑफसेट वोल्टेज वो होते हैं ऑफसेट, सेट को ऑफ कर रखा, मतलब V इन दिया ही नहीं, मैंने इनपुट कुछ दिया ही नहीं, तो हमारा पूरा सेटअप ऑफ पर है. तो ऑफसेट वोल्टेज 0 नहीं होता है ड्यू टू थर्मल नॉइज, ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट. ऑफसेट वोल्टेज कभी भी 0 नहीं होता है. तो ये 1 और 5 को हम इमरजेंसी में ऑफसेट के लिए यूज कर लेते हैं. प्लस माइनस स्टेबलाइजेशन ऑफ योर आईसी, यू कैन यूज दीज 2 टर्मिनल्स टू सेट अप द ऑफसेट्स. ओके. और फिर अगर कुछ और प्रॉब्लम आए, जैसे CMRR बढ़ गया, मतलब कॉमन मोड रेशियो बोलते हैं इसको, दिस इज अगेन अनवाइज. ये भी टॉलरेंसेस से आ सकता है. रजिस्टर टॉलरेंसेस क्या होते हैं, हम वो मार्केट में खरीदने जाओगे 10 ओम का रजिस्टर, उस पर 10 ओम लिखा है, और जब आप मल्टीमीटर से मेजर करोगे तो पता चलेगा वो 9.89 समथिंग, एग्जैक्टली 10 ओम नहीं होता, बिकॉज दीज आर द रजिस्टर टॉलरेंसेस. आप बनाते समय एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉलो करते हो 10 ओम का, बट वो बनने में कुछ भी छोटा भी डिफेक्ट रह गया. मैंने समझाया था वैक्यूम लेवल क्यों चाहिए, और आपसे छोटी सी भी मिस्टेक तो आप कितना भी हाई प्रिसीजन करो, 10 ओम का एग्जैक्ट 10 ओम बनाना बहुत डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. ये स्पेस मिशन वगैरह में ही उतना प्रिसीजन मिल पाता है. नॉर्मल इंसान 1 करोड़ खर्चा करके उतना प्रिसीजन नहीं ला सकता. इसीलिए कहते हैं ना, सस्ती चीज में प्रिसीजन लैक होता है. जब हम सस्ता मेजरमेंट डिवाइस खरीदते हैं, अपना मार्केट का 1 kg का जो बार्ट होता है ना, तो स्टैंडर्ड बार्ट से कंपेयर करो तो 100-150 ग्राम का डिफरेंस मिलेगा. तो आप कभी भी 1 kg पूरा खरीद नहीं रहे होते हो मार्केट में. वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में थोड़ा ठीक मिलता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस का मोर प्रिसाइज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, तो उसमें एरर कम हो जाता है. तो अब शायद 1 kg के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, 990 ग्राम तक आ जाते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर्स. ऐसा कह सकते हो कि उसके पास क्या रिसोर्स है, कैसा सेटअप है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है. मैंने सोनी का एग्जांपल दिया, सैमसंग के एग्जांपल, आजकल ओप्पो और वीवो में भी काफ़ी अच्छा आपको मिल सकता है. एप्पल है, एप्पल इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी ओनली. तो दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट टू कीप द थिंग्स मोर प्रिसाइज, इवन मोर एक्यूरेट. चलो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अक्सर मैं इंटरव्यूज में पूछता हूँ बच्चों को, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी? ठीक है, कभी किसी ने पूछा है तुम लोगों को? नहीं, बट 11th-12th में पढ़ा होगा, वो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, सिग्निफिकेंट नंबर्स, एरर्स, वहाँ पे हम अक्सर पढ़ते हैं द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. सुनने से बड़ा कॉमन जैसा लग रहा है, तो लग रहा है दोनों तो सेम ही होने चाहिए ना, बट एक्चुअली दो सेम होते तो दो अलग नाम नहीं होते. अंग्रेजी मतलब इंग्लिश पीपल आर मोर लेजी देन अस. हमारे यहाँ एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट दे आर वेरी पर्टिकुलर. बहुत आलसी हैं, इवन पूरे नाम को भी वो 1/2 1/4 कर देते हैं. बड़ा नाम बोला उनको ना, तो वो अपने से निकनेम डाल देंगे और उसी नाम से बुलाएंगे. दे आर मच लेजियर.
और लेजीनेस सपोर्ट्स द इन्वेंशंस ना। आप जितने लेजी होते हो उतना कंफर्टेबल इन्वेंशन सर्च करते हो। एक्चुअली ये जितना मशीन मैकेनाइजेशन हुआ है ना, दिस इज ड्यू टू द लेजीनेस। इफ यू आर हार्ड वर्किंग आप शॉर्टकट नहीं ढूंढते हो ना। तो समटाइम्स लेजीनेस इज गुड फॉर द इन्वेंशन। आपको बड़ा काम बचाना है तो शॉर्टकट निकाल लेते हैं और फिर आपको अवार्ड मिल जाता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन वाज डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। Accuracy is the closeness of the observed value to the true value, and precision is producing that value multiple times. हाँ, इसने जो डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू गूगल, दैट इज द डेफिनेशन, मतलब इंटरनेट की डेफिनेशन यही है। बट डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन? एक एक्सपेरिमेंट में कैसे चेक करेंगे कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू को ट्रू वैल्यू बोलते हैं, उसने जो वर्ड यूज किया है। सपोज यू आर मेजरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे आसान एग्जांपल यही देते हैं, हालांकि इसमें भी वेरिएशन है, बट सपोज द स्टैंडर्ड वैल्यू इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है ना, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। And you perform an experiment in your lab and you are getting a value 9.6 meter per second square, 9.60 meter per second square in your first attempt. Is your result accurate? The difference is large. Accuracy, true value क्या है? 9.81. You are measuring 9.60. हो सकता है इस प्लेस का 9.60 के आसपास ही हो, क्या पता, आपको तो वो कैलकुलेट करके देखना होगा। बट हमने स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली 9.81 इज द यूनिवर्सल वैल्यू अक्रॉस द अर्थ। दैट इज नॉट करेक्ट ना। हमें मालूम है जी प्राइम इक्वल टू जी माइनस आर यू ओमेगा स्क्वायर, तो रेडियस और ओमेगा से वेरिएशन दिखता है। हमने पढ़ा है हमने 11th में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ना। सो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड वैल्यू 9.81, योर रिजल्ट इज नॉट एक्यूरेट। But suppose in another attempt, हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट का मिनिमम 3 मेजरमेंट चाहिए तभी टीचर साइन करता है। मिनिमम 3 होता है। क्या चेक करना चाहता है टीचर? वो प्रिसीजन से करना चाहता है। वो चेक करना चाहता है कि whether you are performing the experiment in the correct way। हो सकता है पहली बार में आपसे कुछ मिस्टेक, दोबारा with the same setup। Again you are getting some 9.62. In your third attempt you are getting 9.59. So your results are close to 9.60. Again and again you are getting the similar result. Though it is not closer to true value 9.81, but in every attempt you are getting a value closer to 9.60. It means the error is not from your side. You are following the precise method. You are doing your experiment precisely, because the deviation in every result is, you can say, minimum. You are getting every result closer to a fixed value 9.60. तो आपको प्रिसीजन मिल रहा है। आप हर अटेम्प्ट में उसी के आसपास वैल्यू फाइंड कर रहे हो। You are getting the precise value, but not the accurate one. Difference clear है सबको? Accuracy means the result closer to the true value. Precision means every attempt you are getting the same result or similar closer results. That is precision. तो precision और accuracy का difference जो होता है ना, वो एरर की वजह से आता है। हो सकता है आपके एक्सपेरिमेंटल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें एरर हो, आपका जो सेटअप बना के दिया गया है आपको उसमें एरर हो, बट इट्स नॉट मैनुअल एरर, इट कैन बी सम सिस्टमेटिक एरर, जिसकी वजह से आप एक्यूरेट नहीं पा रहे हो बट प्रिसीजन आ रही है। तो यस, सो दैट्स व्हाई आई वाज गिविंग यू द एग्जांपल कि व्हाई सम प्रोडक्ट्स आर गिविंग द सेम फीचर, द प्राइस डिफरेंस इज क्वाइट लार्ज। वो डिपेंड करता है कॉस्ट पे भी। जैसे कॉस्ट कटिंग के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स सस्ता चाहिए,
अगर कोई इंडियन मैनेजर को मैं 1 करोड़ का पैकेज देके ऑफर करता हूँ तो वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। 1 CR आप में से कोई भी अच्छा अगर टैलेंटेड बच्चा है इलेक्ट्रॉनिक्स का खूब एक्सपेरिमेंट करके इज नोइंग गुड और उसको 1 CR का पैकेज मिलेगा, बड़े खुशी से वो ज्वाइन करेगा कि उसने तो 1 CR चाहिए। बट सेम ऑफर अगर मैं यूके के स्टूडेंट को या यूएस के स्टूडेंट को दूंगा उसको लगेगा ये बहुत कम है। अगर मैं इंडियन रुपीज में कंपेयर कर रहा हूँ तो आपको ह्यूमन रिसोर्स का कॉस्ट देखना पड़ता है कि आप किसको एम्प्लॉय कर रहे हो। दूसरा, आपके पास जो अवेलेबल डिवाइसेज या इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो देखना पड़ता है कि किस मैन्युफैक्चरर ने उसकी क्वालिटी क्या है। कई बार हम थोड़ा बहुत एरर कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तो यार अपना कॉलिंग हो जा रहा है, नेट इंटरनेट सर्फिंग कर पा रहे हैं, बाकी के फीचर्स में थोड़ा नॉइज भी रहेगा, थोड़ा ब्राइटनेस भी रहेगा, कैमरा ठीक ठाक चल रहा है तो हम फ़ोन खरीद लेते हैं। बट जब हम कंपेयर करते हैं कि अरे ये एप्पल का अगर मैं फ़ोन लेकर के कंपेयर करता हूँ तो मेरा शायद जो मैंने खरीदा हुआ है लावा का या किसी और कंपनी का वो उस क्वालिटी फिट नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कहाँ अप्लाई करते हैं। दूसरी चीज़ कॉस्ट कटिंग के लिए, अगर आपको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं तो आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं ना कॉस्ट। जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकता है 29,000। मैं सिंपल एग्जांपल एक सैमसंग गैलेक्सी का कोई लेटेस्ट 5G फोन की बात करूँ, उसमें इतने कंपोनेंट हैं, वो पूरा कंप्यूटर से भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डिजाइन होते हैं। एक आपका जो हैंडसेट है, फोन है ना, सिर्फ इसको पढ़ने बैठोगे ना तो शायद आपकी आधी उम्र निकल जाएगी। इतने कंपोनेंट इतना प्रिसाइज, इतने सोफिस्टिकेटेड वे में कनेक्टेड किए जाते हैं। तो इट्स बिग रिवोल्यूशन जो आप हाथ में लेके घूम रहे हो। आपके नॉर्मल लैपटॉप और कंप्यूटर से ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें। बट एक कंप्यूटर खरीदने जाते हैं वो 30-35-40 हज़ार में मिलता है, ये मुझे 10,000 का मार्केट में मिल सकता है। ठीक ठाक 5G फोन आपको 10,000 में मिल जाएंगे। तो वो कंपनी लॉस में जाके तो आपको बेच नहीं रही, तो फिर क्या करती है, वो हिडन कंपोनेंट्स ऐसे ऐड कर देगी, ऐसे सॉफ्टवेयर ऐड कर देगी जिसके थ्रू वो डेटा कलेक्ट कर रही होती है और वो बेच रही होती है। आप फोटो खींच के मेमोरी में सेव कर लेते हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको फोटो पूरी दुनिया में जा रही है। कई बार आप उसमें छोटे शॉर्ट्स वगैरह देखते हो ना, पता चलता है कि शॉर्ट्स रिकॉर्ड कब किया गया, तो जानबूझ के ऐसे चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करेगा जो कि आपको मार्केट में मिल रही है देखने को, तो अचानक से कहाँ से आ गया। आपने सोफिया कभी कहाँ से खींच लिया, उसको फ़ोन में डाल के रखिए, आपने इंटरनेट भी नहीं डाला, बट दैट डेटा इज अवेलेबल विद द कंपनी। इसलिए एप्पल का फ़ोन कभी सस्ता नहीं आता, क्योंकि उसमें डेटा की गारंटी होती है। दैट डेटा इज नॉट शेयर्ड फ्रॉम द एप्पल कंपनी टू एनीवन until it is important for strategic importance या वार के समय वो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट है। उसके अलावा वो किसी को एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग के लिए नहीं शेयर करता। इसलिए बंदा 80,000 1 लाख का फ़ोन खरीदता है एप्पल का फॉर द प्राइवेसी पर्पज, और 10,000 के फ़ोन में आपको कुछ पता नहीं है आपका डेटा कितना मार्केट में जा रहा है, कैसे कंपनी आपको अप्रोच कर रही है, फ़ोन आ जाता है, लोन ले लो, हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, ऐड आने लगते हैं, भर भर के ऐड आने लगते हैं। कभी भी आपने एक बार गूगल सर्च किया होगा, आपको उससे रिलेटेड ऐड आने लगेंगे, क्योंकि गूगल ने वो डेटा दे दिया कंपनियों को। हाँ, इसको इससे रिलेटेड बिजनेस साबुन सर्च किया है, फेस वॉश सर्च किया है, तो उस कंपनी को चला गया डेटा, तो वहाँ से वो कमा रहे हैं। वो अपना लॉस करके, कोई भी बिजनेसमैन कोई लॉस करके कोई बिजनेस नहीं करता है। ये ट्रिक मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, कल को आप भी अपना बिजनेस खड़ा करोगे, यू शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। तो कभी भी फ़ोन खरीदते समय ध्यान रखना आप क्या खरीद रहे हो, जितना महंगा उतना सेफ्टी, बड़ी कंपनियां बढ़िया सेफ्टी, बट उतना ऐसा भी होना चाहिए, और आपकी डेटा की उतनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जब तक हम छोटे लोग हैं ना, शाहरुख खान जैसे बोलता है ना, जब आप अमीर बन जाते हो दुनिया सुनने लगती है, जब तक छोटे हो तब तक डेटा कहाँ जा रहा है फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन बड़ी पोजीशन पे जाना, कॉम्प्रोमाइज मत करना। वारेन बफे है, वो फ़ोन ही यूज़ नहीं करते, वो लोग बोलते हैं हम फ़ोन ही यूज़ नहीं करते, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी डेस्कटॉप लैपटॉप से कर लेंगे, फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, उनको ये सब फिर पता है। ऐसा नहीं कि दे आर मैड पीपल या टेक्नोलॉजी में पीछे चल रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं।
and in this information is the biggest asset. Data is the power. Even the politicians, they do not हाँ बिल्कुल celebrities. तो उस कहानी में नहीं जाता हूँ, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा. So the purpose was the DIP package and हाँ CMRR की बात कर रहा था. चलो मैं कुछ वर्ड मैंने यूज किए. अपने पास टाइम कितना है? अभी 7 मिनट है, तो जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओपन, इसका टेबल ओपन करो गूगल पे सर्च. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओपन. अच्छा, ये माइनस प्लस ये सब मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल. इन्वर्टिंग जो माइनस साइन के साथ ये इनपुट टर्मिनल है, इन्वर्टिंग, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. और इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग जो प्लस साइन के साथ. ये भी नोट कर लो. तो इन दोनों टर्मिनल को ये नाम क्यों दिए गए हैं मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ. और आउटपुट टर्मिनल सिंपल है, सप्लाई टर्मिनल सिंपल है, सबको समझ में आता है. इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग को दिया गया है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. वोल्टेज गेन एम्पलीफायर, सपोज दिस इज आवर वोल्टेज गेन एम्पलीफायर, देयर आर करंट गेन आल्सो. तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है, डिग्री कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि ओपैम्प के दो वर्जन हैं, क्योंकि वो खाली वोल्टेज गेन वाला पढ़े रहते हैं ना, उनको एक ही वर्जन पता होता है वोल्टेज गेन एम्पलीफायर ओपैम्प का. बट देयर आर करंट गेन एम्पलीफायर आल्सो. ओके, यू शुड बी नोइंग ऑल दीस थिंग्स. तो वोल्टेज गेन एम्पलीफायर के लिए एग्जांपल लूं मैं, तो V output comes out to be differential voltage gain into, मैंने उल्टा बना दिया कुछ इस टाइप से, ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल. सपोज दिस इज आवर RI, सपोज दिस इज आवर RI. सो इन आइडियल केस योर RI इज नथिंग बट इनफाइनाइट. करंट का लॉस नहीं हो रहा है, अंदर जाके करंट पूरी जितनी करंट होगी तो हमें एम्पलीफिकेशन चाहिए. अंदर ही पूरा लॉस कर दोगे तो एम्पलीफिकेशन. करंट को, इम्पीडेंस को हम इतना हाई रखते हैं इनपुट में कि किसी करंट को अंदर जाके लॉस हो जाए. देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज जीरो आउटपुट इम्पीडेंस. तो अभी जितनी करंट आउटपुट तक पहुंची है वो पूरी आउटपुट से बाहर आ जाए, सर्किट से बाहर आ जाए, तो वहाँ जीरो इम्पीडेंस है. मुझे पूरी करंट फ्लो करा देनी है बाहर, अंदर जाने नहीं देना था, इसलिए इनफाइनाइट किया इम्पीडेंस. पूरा बाहर निकाला इसलिए जीरो कर दिया. मीनिंग समझ में आ रहा था? ठीक है. तो why input resistance is so high? Because we want everything at the output. Whatever is inserted at input, that should come out at output. अगर मैंने रेजिस्टेंस कम रखा तो इनपुट में भी कुछ करंट चली जाएगी, तो अंदर सर्किट में जाके भाई कोई भी सर्किट आइडियल तो है नहीं, सुपर कंडक्टिंग तो है नहीं कि जितना पास किया उतना पूरा निकल जाएगा. और वो थर्मल रनअवे भी क्रिएट करेगी. अंदर करंट गई तो पावर जनरेशन होगा, हीटिंग होगी, तो आपकी आईसी गर्म हो जाएगी और जलने का चांस भी ज़्यादा रहेगा. जितनी करंट अंदर गई उतना ज़्यादा वो गर्म करने वाले हैं. तो आईसी को ठंडा करने के लिए जो बड़े सिस्टम होते हैं वो हमेशा इसी रूम में एक टेम्परेचर पे ही चलाए जाते हैं, और उस रूम में यूजुअली ह्यूमन को एंट्री नहीं देते, क्योंकि उतना कूलिंग चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को. इतने कंपोनेंट है ना कि थोड़ा भी गया तो वो गर्म करेगा सर्किट को. इसलिए बोला जाता है ज़्यादा गर्मी की जगहों पे लैपटॉप यूज मत करो, इसमें खराबी आने की चांसेस है ना. लेकिन हमें काम इतना है कि कंपनियां सब ध्यान दे करके बना रही है कि आपको 50 डिग्री तक ये आराम से चल जाए, बट ज़बरदस्ती मत चलाना 50 डिग्री में, थोड़ा सा कूल ही रखना उसको. हाँ ठीक है. तो हमने रेजिस्टेंस से समझा इनपुट आउटपुट. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट ओपन लूप गेन. अब ओपन लूप का मीनिंग क्या है कि मैंने कोई भी फीडबैक सर्किट यहाँ अप्लाई नहीं किया. फीडबैक हमने पढ़ा नहीं, मतलब रिवीजन में नहीं पढ़ा. फीडबैक होता है कि एक लूप क्रिएट करो.
जो आउटपुट है उसको इनपुट से वापस कनेक्ट कर। तो इट कैन बी पॉजिटिव फीडबैक आउटपुट से पॉजिटिव टर्मिनल इनपुट का, या नेगेटिव फीडबैक आउटपुट से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया। तो एक लूप जैसा बन गया, एक क्लोज्ड सर्किट बन गया। तो जब हम फीडबैक लूप क्रिएट नहीं करते ना, जैसे ये नॉर्मल जो वर्किंग पिक्चर है, दिस इज ओपन लूप। इसमें आइडियल केस में गेन इज इनफाइनाइट। मैंने 10⁵ एंड 10⁶ बताया, वो प्रैक्टिकल केसेस है। आइडियली इट शुड गिव अस द इनफाइनाइट गेन। इनफाइनाइट गेन का मीनिंग क्या है? कितना भी थोड़ा इनपुट दें, आउटपुट बहुत लार्ज है, इनफाइनाइट। तो आप कितना भी छोटा सोचो, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई करोगे वो इनफाइनाइट लेके चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। बट मैंने बताया कि द लिमिट इज, द रिस्ट्रिक्शन इज दिस पावर सप्लाई। क्योंकि वही है जो एनर्जी दे करके सारा गेन क्रिएट कर रहा है, उसको हटा दोगे कुछ चलेगा नहीं, आपका ओपन बेकार है। Until there is a power supply, there is no gain. तो एट द कॉस्ट ऑफ पावर सप्लाई हो रहा है। जो लिमिट आपने बाहर से लगाई है पावर सप्लाई, यू कैन गेट अप टू दैट ओनली। पावर सप्लाई आपने 10⁵ की लगाई है, यू कांट एक्सपेक्ट द गेन ऑफ 10⁵, 10⁶, क्योंकि एक्स्ट्रा गेन कहाँ से लाएगा? यूनिवर्स से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि खुद को डिवाइस से यूनिवर्स की एनर्जी एक्सपेक्ट करेंगे और सेल्फ रनिंग मोड में जाएंगे। बट अभी वो फ्यूचर की बात है। तो यस, तो हमने ओपन लूप गेन समझा, ओपन लूप का मीनिंग समझ लिया। देयर इज नो फीडबैक लूप। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये किसी ने पहले पढ़ा हुआ है बीएससी में, तो आपको ये सारे फीचर्स पता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, फाइनाइट बैटरी, infinite bandwidth. Whatever is the supply frequency, there should be a gain.